इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, मैं आपको रिसर्च पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने रिसर्च की अर्थ, परिभाषा, ये सब आपको बता दिया। रिसर्च के नियम या रिसर्च को किस स्टेप में करना है, शोध को कैसे किया जाता है, उस प्रक्रिया के जो चरण थे वो चरण भी मैंने इसके पहले की क्लास में आपको समझाए हैं। अब मैं आपको शोध के कुछ प्रकारों का वर्णन करके बता रही हूँ। जो प्रकार वर्णित हैं उन प्रकारों को मैं बता रही हूँ, ठीक है। शोध के कई प्रकार हैं जिनको मैं स्टेप बाय स्टेप जितना आज कवर कर पाऊंगी उतना लेके चलूंगी, ठीक है। तो आप इसमें देखिए शोध क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया, नए तथ्यों, नए सिद्धांतों की खोज करना। शोध क्या है? रिसर्च, बार बार पुनः किसी चीज पर जो खोज की जाती है वो होता है शोध। अब उसके मैंने चरण भी बता दिए थे कि कैसे समस्या को पहचानना है, कैसे उसको परिभाषित करना है। सारे चरण मैंने इसके पहले की क्लास में बताए हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, क्योंकि चरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपको ये बता दें, जितने भी आर सब्जेक्ट्स में शोध है ही, और लगभग जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सब में शोध, कोई मतलब पेपर ऐसा नहीं जिसमें शोध चलता ना हो। तो ये आपके पढ़ाई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तैयारी के साथ साथ आपका जो नेट है, जेआरएफ है, उसमें तो इसका पेपर आता ही आता है, लेकिन आपके सब्जेक्टिव भी ये हैं। और पीजी में तो इसकी एक अलग से पूरी एक अलग से इसका पेपर ही है जो हर विश्वविद्यालय में चलता है। और उसके साथ साथ मैंने इसके पहले भी बताया है कि अब फाइनल ईयर में, चाहे वो पीजी का है चाहे वो यूजी का है, उसमें एक लघु शोध जैसा टॉपिक भी बच्चों को दिया जा रहा है। इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो मैं क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। शोध के प्रकार, ठीक है। देखिए, कई आधार पर शोध किया जाता है, इसलिए सबने इसको अलग अलग, रिसर्चर ने इसको अलग अलग आधार पर बताया है कि शोध के कितने प्रकार हो सकते हैं। आप पहला देखिए, उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ठीक है। उद्देश्यों के आधार पर कि इसका उद्देश्य क्या। देखिए, हर चीज का एक एम होता है, एक उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि रिसर्च का उद्देश्य क्या हो सकता है, रिसर्च क्यों किया जाता है, यहाँ पर इसके आधार पर, ठीक है। अब इसके आधार पर भी, उद्देश्यों के आधार पर भी इसे 3 भागों में बांटा गया। देख लीजिए, उद्देश्यों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया, ठीक। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। पहला है मौलिक अनुसंधान, ठीक है। मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल ऑफ रिसर्च। मौलिक नाम से ही स्पष्ट है, मूल, ठीक है। मूल, मौलिक अधिकार नाम से ही स्पष्ट है, मूल, ठीक। अब क्या होता है, ये इस अनुसंधान को क्या माना गया, इसको विशुद्ध या प्योर अनुसंधान माना गया। विशुद्ध या प्योर अनुसंधान माना गया क्योंकि इसमें नवीन सिद्धांतों, तथ्यों या फैक्ट्स, ट्रुथ, थ्योरीज को प्रतिपादित किया जाता है। कोई भी जो टॉपिक्स हैं या जो समस्या है उसके संदर्भ में नए सिद्धांत हो, फैक्ट्स हो, तथ्य हो, थ्योरीज हो, ठीक है, इसको प्रतिपादित करते हैं इस मौलिक अनुसंधान में। समझ में आया? इस मौलिक अनुसंधान में इस चीज को प्रतिपादित करते हैं जिसके लिए नवीन तथ्यों, सिद्धांतों, फैक्ट्स निकल कर आते हैं। ये मूल होता है या बेसिक है, मतलब शुरुआत है, बेसिक है, लेकिन इसमें ये चीज दिखाई देती है। समझ में आया? दूसरा है प्रयुक्त अनुसंधान। प्रयुक्त अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च, प्रयुक्त अनुसंधान। देखिए, ये इसी से मौलिक अनुसंधान से रिलेटेड होता है। लेकिन मौलिक क्या है, जो मूल है, बेसिक है, या जिसमें नवीन तथ्यों का हम की प्राप्ति कर रहे हैं, फैक्ट्स हमको मिल रहे हैं, सिद्धांत हमको मिल रहे हैं, ठीक है, वास्तविकता हमको दिखाई दे रही, थ्योरीज हमको दिखाई दे रही है। तो प्रयुक्त क्या है, प्रयुक्त इसी से रिलेटेड है। इसमें देखिए, जो पूर्व में ज्ञात हो, जो पूर्व में, तो पूर्व में क्या ज्ञात है, मौलिक तथ्यों से जो हमें मिला, ठीक है, मौलिक अनुसंधान से जो मिला। तो पूर्व में जो ज्ञात तथ्य है, सत्य है, या प्रक्रिया, जो तथ्य है, सत्य है, फैक्ट्स है, उसी की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए, ठीक है,
आगे बढ़ाते हुए एक व्यवहारिक परिणाम हम प्राप्त करते हैं। इसी से रिलेटेड जो है उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं और एक मौलिक अनुसंधान से हमें प्राप्त है उससे हम एक व्यवहारिक एक नया ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। समझ में आया? तो प्रयोग अनुसंधान मौलिक अनुसंधान के रिजल्ट पर आधारित होता है। फिर आपका थर्ड है, इसमें उद्देश्यों के आधार पर अभी चल रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला मैं जो पढ़ा रही हूँ, ठीक है, उद्देश्यों के आधार पर, ठीक, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। तो इसको 3 भाग में बांटा गया। जैसा पहला मौलिक मैंने बताया, जो विशुद्ध या प्योर होता है, इसमें फैक्ट्स या तथ्य या मूल जो होते हैं उनको हम प्राप्त करते हैं, थ्योरीज हम बनाते हैं, उसी से जो रिजल्ट निकल कर आता है वही प्रयुक्त अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है और उसी में जो तथ्य पहले से हमको ज्ञात है, उस जो भी चीज हमें पहले से ज्ञात है उसी पर हम प्रक्रिया को करते हैं और एक व्यवहारिक परिणाम हम प्राप्त करते हैं। समझ में आया? अब तीसरा आ गया क्रियात्मक। क्रियात्मक क्या होता है? एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक क्या होता है? नाम से ये भी स्पष्ट है, देखिए क्रिया। एक्शन रिसर्च तत्कालिक प्रक्रियाओं का रिसर्च वैज्ञानिक ढंग से करते हैं। तत्कालिक होता है, स्थानीय होता है, स्वाभाविक समस्याओं का अध्ययन और रिजल्ट को तुरंत देता है। तत्कालिक मतलब तुरंत, क्रियात्मक मतलब हमको कोई समस्या सामने दिख रही है, कोई भी समस्या सामने दिख रही है, उस पर तुरंत विचार करना, तुरंत उस पर खोज करना, तुरंत उस पर एक शोध की प्रक्रिया बनाना और उसमें जो, और वो भी वैज्ञानिक विधि से। ऐसा नहीं कि चाहे जो हमने ऐसा सोच लिया ना, रिसर्च है ही वैज्ञानिक विधि, क्रमबद्ध विधि। मैंने आपको पहले बताया, वैज्ञानिक है, क्रमबद्ध है, ये सब मैंने पहले ही आपको बताया है, ठीक है। तत्कालिक जो भी होता है, स्थानीय, अब हम अपने आस पड़ोस में जो देख रहे हैं या जहां पर है, देखिए कोई भी तत्कालिक प्रभाव हम अगल बगल ही देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज कैसे हो रही है, तो हम उसको विचार करते हैं, ठीक है, उसका विचार करते हैं। जो उसमें स्वाभाविक समस्याएं निकल कर आ रही हैं, जो हमको दिखाई दे रही हैं, उन समस्याओं पर हम विचार करते हैं, पुनः विचार करते हैं, थॉट निर्मित करते हैं और उन्हीं का अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर एक रिजल्ट तुरंत ही तैयार करते हैं जो वैज्ञानिक विधि का होना चाहिए, सत्यापित होना चाहिए। तो ये आपका जो है उद्देश्यों के आधार पर हो गया। पहला मौलिक अधिकार जो विशुद्ध या प्योर माना गया है, दूसरा प्रयुक्त अनुसंधान जो मौलिक अनुसंधान के आधार पर जो तथ्य या रिजल्ट हमको मिलते हैं उसके आधार पर बनाया जाता है, तीसरा क्रियात्मक अनुसंधान जो तत्कालिक प्रक्रियाओं पर निर्भर होता है और तुरंत हमको रिजल्ट देता है। समझ में आया? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो बच्चों तो क्लास को शेयर करिए, पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके आगे के लिए बहुत आवश्यक है, आपके एग्जाम और तैयारियों के लिए भी बहुत आवश्यक है। अब आगे देख लीजिए, चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक को देखिए, अनुसंधान परिणामों के आधार पर वर्गीकरण। जो अनुसंधान के परिणाम होते हैं या रिजल्ट आते हैं उनके आधार पर यहाँ वर्गीकरण देख लीजिए। इसके आधार पर भी इसको 3 भाग में ही बांटा गया है। देखिए उद्देश्यों के आधार पर भी 3 है और अनुसंधान परिणामों के आधार पर वर्गीकरण को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला है तथ्यात्मक अनुसंधान, फैक्ट्स अथवा ट्रुथ को, जो सत्य है, ठीक है, तथ्यात्मक का जो तथ्य मतलब जो भी चीज आपके सामने है उसको सत्यापित करना, उसके जो रिजल्ट है उनको सामने लाना और वह सत्य होना चाहिए, जो उसके कारक हैं, जो उसके कारण है, उसको सही रूप में सामने लाना, यह होता है आपका तथ्यात्मक अनुसंधान। दूसरा है इसमें सैद्धांतिक अनुसंधान। सैद्धांतिक अनुसंधान इसमें देखिए नाम से इसमें तथ्यात्मक है, इसमें सैद्धांतिक है। नवीन सिद्धांत, नवीन नियम, ठीक है, नियम, नए कानून, नए सिद्धांत, नए जो लॉ होते हैं, इसका प्रतिपादन इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे कोई चीज हमारे सामने है तो हम उसको सोचते हैं इसको हमें कैसे करना है, तो हम उसके लिए एक नया नियम बना देते हैं या एक नया सिद्धांत। लेकिन एक चीज आप इसको समझते रहिए कि जो भी है हर जगह फैक्ट्स या ट्रुथ हर जगह आ रहा है, तो हम कोई नियम भी बना रहे हैं तो वो सही हो, सही कारणों पर आधारित हो। तो सैद्धांतिक में है कि इसमें क्या है, इसमें शोधकर्ता के द्वारा, रिसर्चर के द्वारा एक नया सिद्धांत बनाया जाता है, नियम बनाए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, जिसका प्रतिपादन किया जाता है कि इसके आधार पर ही आगे यह कार्य किया जा सकता है।
अब नेक्स्ट है प्रयुक्त अनुसंधान। प्रयुक्त अनुसंधान, इसके पहले भी आपने इसको पढ़ा है, इसमें उद्देश्यों के आधार पर भी प्रयुक्त अनुसंधान आया है, अप्लाइड रिसर्च। यहाँ भी प्रयुक्त अनुसंधान यही सेम चीज होगी। देखिए उसमें था कि मौलिक में जो रिजल्ट प्राप्त थे, मौलिक में जो रिजल्ट प्राप्त थे उसके आधार पर प्रयुक्त अनुसंधान किया जा रहा था। तो सेम यहाँ पर यही है कि जो हमको पहले से तथ्य ज्ञात हैं, जो पहले से तथ्य, जैसे शोधकर्ता के द्वारा नए सिद्धांत या नियम बनाए गए या तथ्यात्मक में है फैक्ट्स या ट्रुथ को सामने लाया गया, तो जो हमको पहले से प्राप्त है, पूर्वत जो तथ्य हैं, उसी के आधार पर हमको नया ज्ञान, एक प्रक्रिया करनी है और एक नए ज्ञान को बनाना है। ठीक है, तो अगर उसमें कोई गड़बड़ी है सॉरी कुछ गलत है, तो उसमें सुधार लाना भी इसका कार्य है। वो सही भी है या गलत है, क्या चीज है, उसमें सुधार लाकर उस क्रिया को आगे बढ़ाना इसका कार्य है। तो ये है प्रयुक्त अनुसंधान। तो आपका 2 हो गया, ये उद्देश्यों के आधार पर और ये अनुसंधान परिणामों के आधार पर वर्गीकरण। उद्देश्यों के आधार पर 3 है, मौलिक, प्रयुक्त और क्रियात्मक, और अनुसंधान परिणामों के आधार पर तथ्यात्मक, सैद्धांतिक और प्रयुक्त। अब आप आ जाइए तीसरा, अनुसंधान विधि के आधार पर। अनुसंधान की विधि जो होती है, जो मेथड होता है अनुसंधान या रिसर्च का जो मेथड होता है, उसके आधार पर हम यहाँ पर वर्गीकरण कर रहे हैं, जिसमें पहला है ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल जो रिसर्च है। तो आप ये नाम बहुत बार सुने होंगे। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, ऐतिहासिक अर्थात जो हमारे इतिहास से जो रिलेटेड है, या हमारे अतीत, या इतिहास क्या होता है, जो हमारा अतीत या पास्ट है वो इतिहास होता है, या हमारे अतीत या पास्ट से जो रिलेटेड है उस पर जो शोध किया जाता है। आज हम अपने अतीत या पास्ट या पुरानी जितनी सभ्यताएं या कोई भी चीज, किसी राज्य या किसी राजा या उनके राज्य की मुद्राएं या इनके बारे में जानते हैं, तो निश्चित ही है उस पर शोध हुआ होगा, वो ऐतिहासिक अनुसंधान ही है जो अतीत या पास्ट पे। अब देखिए कोई चीज हमारे, इसके पहले की क्लास में भी मैंने बताया था, जब कोई चीज हमारे सामने आती है तो हम इस चीज को देखते हैं, ये क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, और वहीं पर हमारा माइंड काम करता है कि इसको खोजा जाए, और इसके कोई रिजल्ट को प्राप्त किया जाए। तो ऐसे कोई चीज कहीं पर मिली तो ये कहाँ से आई, क्यों हुई, तो जब क्या क्यों में व्यक्ति खोया तो उसने उसके लिए खोज की, उसके लिए खोज की, और खोज करने में जो उत्तर प्राप्त हुआ वही हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान है, जिसके लिए हम ऐतिहासिक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक सामग्रियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है दूसरा वर्णनात्मक अनुसंधान। ये भी 3 ही प्रकार का है। अभी देखिए जितने मैंने पढ़ा है सब 3 प्रकार के। वर्णनात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक, नाम से ही स्पष्ट है वर्णन करना। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है वर्णनात्मक विधि, इसमें वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान है वर्तमान, ये क्या है, वर्तमान में जो परिस्थिति है, मतलब जो आज परिस्थिति है, ठीक है, उसका अध्ययन करके उत्तर दिया जाता है इसमें। ठीक है, कि क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए हम सूचनाओं को एकत्र करते हैं, केस स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं, और उसके आधार पर ये वर्णनात्मक अनुसंधान किया जाता है। तीसरा है प्रयोगात्मक अनुसंधान, जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है। प्रयोगात्मक क्या, एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या किया था, भविष्य क्या के अनुमान के लिए अध्ययन किया जाता है, क्या होगा और कैसे होगा। अब आप देखिए क्या होगा कैसे होगा, उसके लिए वो भी वर्तमान की परिस्थितियों को ही देखेगा, इसके लिए ये भी वर्तमान की परिस्थितियों को देखेगा, और हर चीज का सर्वे होगा, और उसके आधार पर एक रिजल्ट दिया जाएगा कि भविष्य में ये चीज ऐसे होगी। तो आप यहाँ देखिए 3 शोध आपके पूरे हो गए प्रकार। ठीक है, उद्देश्यों के आधार पर, अनुसंधान परिणामों के आधार पर, और अनुसंधान विधि के आधार पर। ठीक, अब आप आइए यहाँ चौथा, प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर पहला है इसमें वर्णनात्मक, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया। देखिए वही चीज लौट कर आई। वर्णनात्मक है किसी घटना की वास्तविक स्थिति का
जो अध्ययन किया जाता है उसके लिए केस स्टडी की जाती है, उसके लिए सर्वे किया जाता है, उसके लिए उस घटना का अध्ययन किया जाता है, उस घटना की वास्तविक स्थिति। ऐसा नहीं कि हमने कोई घटना देखी कहीं आग लग गई तो उसको हमको काल्पनिक ढंग से बताना नहीं, जो उस वहां पर आग लगी, कैसे लगी, किस कारणों से लगी, वहां पर उसका अध्ययन करना है और स्टेप वाइज स्टेप उस चीज को बताना है, उसके आंकड़े एकत्र करके या बताना है कि ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, तभी तो उसके बारे में कोई वर्णन किया जा सकता है। वही है, इसके लिए केस स्टडी करना है, उसके लिए अध्ययन सामग्रियों को इकट्ठा करना, सर्वे करना, व्यक्तियों से मिलना है, एकल रूप में भी मिल सकते हैं, ऐसे भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका प्रकृति के आधार पर, ये भी तीन ही प्रकार का होता है। फिर आपका है विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक में क्या होता है, जो उपलब्ध तथ्य हैं हमारे पास, जो भी तथ्य, जैसे जो भी रिजल्ट हमको कहीं से भी प्राप्त हुए हैं, जो भी, उसका हमको आलोचनात्मक अध्ययन करना। आलोचना क्या होती है, आलोचना ऐसी होती है कि जैसे हम किसी चीज के बारे में कह रहे हैं तो उसके गुण और दोष दोनों को बताना है। आलोचना ऐसा है, एक निष्कर्ष निकालना है, और निष्कर्ष भी ऐसा ही इसमें निकलना चाहिए जिसमें गुण और दोष दोनों व्याप्त रहे। कि जैसे कोई भी केस स्टडी हमने की, या कोई भी सर्वे हमने किया, या कोई भी रिसर्च हमने किया, तो उसकी अंतर्गत जो हमने अध्ययन किया उसको आलोचनात्मक रूप में देखना है कि इसमें गुण क्या थे, ठीक है, इसमें दोष क्या थे, और इसमें इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है, और उसका बहुत ही अधिक गहनता से, क्योंकि जब भी हमको गुण दोष निकालना होता है तो स्टेप बाय स्टेप उसकी हर बारीकियों को हमको देखना होता है। फिर क्रियात्मक अनुसंधान, ये आपने पहले भी पढ़ा है। क्रियात्मक कहां पर आया था, जब पहला आपने पढ़ा था, तत्कालिक प्रक्रियाओं का रिसर्च करना, जिसमें जो तत्कालिक हमारे पास है, मतलब तुरंत जो हमारे सामने दिख रहा है, उसके आधार पर जो वैज्ञानिक ढंग से हम अध्ययन करके एक रिजल्ट निकालते हैं, वो हमारा होता है क्रियात्मक अनुसंधान। तो यहाँ पर आपके 4 प्रकार पूरे हुए, उद्देश्यों के आधार पर, अनुसंधान परिणामों के आधार पर, अनुसंधान विधि के आधार पर, और प्रकृति के आधार पर। और ये चारों को 3-3 भागों में बांटा गया है, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही क्वेश्चन निकल कर आते हैं। जैसे इसकी विषय सामग्री क्या हो सकती है, इसकी अब जैसे आ सकता है कि जो आपका वर्णनात्मक है उसके लिए उसमें क्या किया जा सकता है, केस स्टडी की जा सकती है, या उसको घर में बैठ के लिखा जा सकता है। ऐसे तो आपको जैसे केस स्टडी का आया तो हाँ इस पर किया जा सकता है, घटना चक्र आया तो वर्णनात्मक में है, ऐसे करके। या भविष्य के बारे में आया तो आप प्रयोगात्मक को लिख सकते हैं कि इसमें भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखिए बच्चों, अनुसंधान उपागम के आधार पर, क्लासिफिकेशन आर टू रिसर्च अप्रोच। अप्रोच के आधार पर यहाँ वर्गीकरण हो रहा है, जिसमें पहला है गुणात्मक और दूसरा है मात्रात्मक। मात्रात्मक आपको पता ही है, माप की जाने वाली घटनाएं, और गुणात्मक जो होती है गुणात्मक क्रियाओं के आधार पर। नाम से ही दोनों स्पष्ट है कि ये गुणात्मक क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया, जिसमें अनुसंधान उपागम के आधार पर इसके 2 भाग हैं। अभी तक आपने जो पढ़े उसके 3 भाग थे। इससे पहला है गुणात्मक क्रियाओं के आधार पर, जो गुणात्मक अनुसंधान जो गुणात्मक क्रियाओं के आधार पर है, और दूसरा है मात्रात्मक, जो माप की जाने वाली घटनाएं हैं उसके आधार पर है। अब इसमें गुणात्मक क्रियाओं के आधार पर इसमें दार्शनिक घटनाएं जो हैं, ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं, जिसमें हम कुछ देखते हैं, कुछ समझते हैं और कुछ विचार अपने उसमें सम्मिलित करते हैं। प्रकृतिजन जो है, दृष्टि विषयक अनुसंधान जो है, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि गुणात्मक अनुसंधान कौन सा है, तो नीचे लिखा रहेगा दार्शनिक है, मार्मिक है, घटनोत्तर है, कौन सा है। तो आपको ये देख लेना है एक बार, गुणात्मक क्रियाओं के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया उसमें दार्शनिक, ऐतिहासिक, प्रकृतिजन, दृष्टि विषयक ऐसे अनुसंधानों को शामिल किया गया, जिसको गुणात्मक क्रियाओं के आधार पर आगे बढ़ाया गया इन शोध प्रक्रियाओं को। फिर है मात्रात्मक, अर्थात माप की जाने वाली घटनाओं के आधार पर। अब जो माप की जा सकती, जैसे कोई डाटा है उस पर, या कोई घटना है उस पर हम सर्वे कर सकते हैं, उसकी केस स्टडी कर सकते हैं। घटनोत्तर क्रियाएं जो हैं,
जो ऐसी चीजें हैं, घटनोत्तर मतलब जो कोई घटना हो रही है उसको हम देखते हैं, समझते हैं, और उसके बारे में जो, तो उसकी माप, उसके बारे में तुरंत तत्काल प्रभाव से हम कोई चीज वर्णित कर सकते हैं, तो यह मात्रात्मक अनुसंधान है। समझ में आया? ये क्या था? अप्रोच के आधार पर, पांचवा क्लासिफिकेशन है आपका। फिर छठवां, आधार सामग्री की प्रकृति के आधार पर, आधार सामग्री के प्रकृति के आधार पर, नेचर ऑफ डाटा। इसमें जो पहला है संप्रत्यात्मक अनुसंधान, संप्रत्यात्मक अनुसंधान। अब इसमें क्या है आप देखिए, अमूर्त विचारों पर दार्शनिकों द्वारा नए कॉन्सेप्ट देना और पुराने कॉन्सेप्टों के आधार पर, अमूर्त जैसे जो विचार अमूर्त हैं उन पर एक नया विचार प्रस्तुत करना। जो जैसे पुरानी चीज उन्होंने देखी, ये चीज उस समय हो रही थी, ऐसे हो रही थी, ये हो रही थी, उसको पहले समझते हैं, फिर एक नई धारणा बनाते हैं और उन धारणाओं को या विचारों को अपने लेखनी द्वारा, अपनी बातों द्वारा लोगों को के सामने प्रस्तुत करते हैं। उनकी रिसर्च इसी पर होती है। पहले वो पुराने जो अमूर्त विचार हैं उनको देखते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, स्टडी कर कर एक नया कॉन्सेप्ट देते हैं पुराने कॉन्सेप्ट के आधार पर, जो पुराना है। देखिए वैसे भी आपको पता है शोध क्या है, शोध क्या है? जो पहले से ज्ञात है, पहले से जो ज्ञात है उसी पर पुनः जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के आधार पर, पुनः समस्याओं के आधार पर अध्ययन करना, एक वैज्ञानिक ढंग से एक नए फैक्ट्स को देना, एक नए सत्य को देना, एक नए ज्ञान को खोजना। तो यहाँ संप्रत्यात्मक अनुसंधान में क्या, अमूर्त विचारों पर दार्शनिकों द्वारा नए कॉन्सेप्ट लाए गए, किसके आधार पर? पुरानी कॉन्सेप्ट या पुराने जो उनके विचार थे या पुराने जो तथ्य थे उसी के आधार पर। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? अनुभवजन अनुसंधान। ये मापन के आधार पर, अनुभव के आधार पर है कि अपने अनुभव के आधार पर कैसा है, क्या कर सकते हैं, कैसे इस चीज को कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं। तो ये अनुभव के आधार पर यह जो है वर्गीकरण किया गया। अब सातवां आइए, कार्य स्थल के आधार पर, वर्क प्लेस के आधार पर है। तो इसमें पहला है पुस्तकालय अनुसंधान। पुस्तकालय अनुसंधान वैसे भी देखिए लाइब्रेरी से संबंधित है, वाचनालय, लाइब्रेरी इन सब से संबंधित है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जाकर दार्शनिक अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन, ऐसे सब अध्ययन लोग कर सकते हैं और उसके आधार पर एक नया शोध या एक नई रिसर्च को तैयार कर सकते हैं। समझ में आया? फिर क्षेत्र अध्ययन या फील्ड के आधार पर, इसमें क्या है, किसी भी क्षेत्र में जहां कोई रहता है, हम रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, उस क्षेत्र में जा सकते हैं। जैसे कल मैंने बताया था कि कहीं हम जाते हैं, वहां पर हमको दिखता है कि ये हमारे क्षेत्र में ऐसी बीमारियां नहीं, यहाँ के लोग कुपोषित हैं, यहाँ के लोगों में ऐसी बीमारियां क्यों हैं, तो वो क्षेत्र से ही संबंधित था। तो क्षेत्र से संबंधित सूचनाएं या पद्धति या आंकड़ा या डाटा को इकट्ठा करना और कार्यरत व्यक्तियों से केस स्टडी या घटनोत्तर क्रियाओं के बारे में जानना, जो वहां के लोग हैं उनसे मिलना, चाहे वो व्यक्तिगत रूप में आप मिलिए चाहे सामूहिक रूप में मिलिए, वहां आप जाइए, वहां के डाटास को इकट्ठा करिए, वहां के आंकड़ों को इकट्ठा करिए। ठीक है। फील्ड अध्ययन, वहां के व्यक्तियों से मिलिए, आप डोर टू डोर मिल सकते हैं, आप फोन पे मिल सकते हैं, आप समूह में मिल सकते हैं, उनसे वहां पे कोई घटना है या कोई प्रक्रिया है उसके बारे में जानिए, उस पर एक केस स्टडी बनाइए। ये भी शोध का एक रूप है। फिर है प्रयोगशाला अनुसंधान। इसमें है प्रयोगशाला क्या है, एक्सपेरिमेंट होता है, प्रैक्टिकली होता है, नियंत्रित जो भी परिस्थितियां हैं उसके आधार पर आप पहले उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके आधार पर एक निष्कर्ष आप प्रदान करते हैं। ठीक है। अब प्रयोजक के आधार पर वर्गीकरण, स्पॉन्सर का नाम तो सबने सुना होगा, स्पॉन्सर जैसे कहा जाता है मैच। प्रयोगशाला अनुसंधान, इसमें है प्रयोगशाला क्या है, एक्सपेरिमेंट होता है, प्रैक्टिकली होता है, नियंत्रित जो भी परिस्थितियां हैं उसके आधार पर आप पहले उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके आधार पर एक निष्कर्ष आप प्रदान करते हैं। ठीक है। अब प्रयोजक के आधार पर वर्गीकरण, स्पॉन्सर का नाम तो सबने सुना होगा, स्पॉन्सर जैसे कहा जाता है मैच आप लोग देखते हैं, इन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है, रिलायंस का है, ये इसका है, तो आप इसको तो जानते हैं। यहाँ नाम प्रयोजक, स्पॉन्सर के आधार पर
तो स्पॉन्सर क्या हो गया, जैसे कोई भी रिसर्च या शोध या कोई केस स्टडी हो रही है, उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया गया। तो पहला जो है सरकारी पोषित अनुसंधान। सरकारी पोषित मतलब जो सरकार से पोषित है, राज्य सरकार से, सरकार द्वारा पोषित है, ठीक है, जो सरकार द्वारा अनुदान मिला हुआ है, उससे जो शोध हो रहा है या जो कार्य हो रहा है, इससे शोध से, रिसर्च से रिलेटेड, वो जो है सरकारी पोषित होता है। जैसे आपके यूजीसी का या ISSR जो ये है, ये सब सरकारी पोषित है और इसके आधार पर जो अनुदान मिला है उसके आधार पर यह सारी संस्थाएं कार्य कर रही है। फिर है संस्थागत पोषित, ये भी नाम से स्पष्ट है, जो शोध संस्था या संगठन की सहायता से, किसी संस्था या संगठन की सहायता से कोई रिसर्च अगर किया जाता है, कोई खोज अगर की जाती है, कोई बारीकियां है, कोई समस्या पर विचार किया जाता है, कोई केस स्टडी की जाती है, तो वो संस्थागत पोषित होता है, ठीक है। फिर ये है स्वावित्त पोषित, जिसमें शोधकर्ता निजी खर्चे से शोध कर रहा है या प्रक्रियाओं को कर रहा है, जैसे डीलिट की डिग्री प्राप्त करना, PhD करना, ये सब जैसे कर रहा है शोधकर्ता, तो यह स्वावित्त पोषित है, मतलब स्वयं के वित्त से सहायता प्राप्त करके डिग्री को या रिसर्च को एक रिजल्ट पर ले जाना। अब ये लास्ट आपका आ गया 9 और 9वां अनुसंधानकर्ता के आधार पर, जो अनुसंधान करता है उसके आधार पर भी वर्गीकरण किए गए। अब पहला व्यक्तिगत या वैयक्तिक, इसमें व्यक्ति खुद ही अपनी उपाधि के लिए स्टडी करता है, सर्वे करता है, ठीक है, आंकड़ों को एकत्रित करता है और अपनी उपाधि को प्राप्त करता है। सामूहिक, इसमें समूह या संगठन की सहायता से लोगों को मिलना, समूहों में बात करना, उस चीज को देखना, तो उसकी सहायता से इस चीज को मतलब एक रिजल्ट प्राप्त करता है या एक शोध के रिजल्ट को, एक शोध प्रारूप या शोध रिजल्ट को प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अनुसंधानकर्ता के आधार पर। तो ये 9 वर्गीकरण थे जो मैंने आपको बता दिए, 4 इसके पहले और 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो आपका उद्देश्य के आधार पर है, चाहे वो आधार सामग्री के आधार पर है, चाहे कार्यस्थल के आधार पर है, चाहे वो आपका ऐतिहासिक है, ठीक है, वर्णनात्मक है, जितने भी हैं ये सब बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग पढ़िएगा, याद करिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। लाइक करिए बच्चों, सब्सक्राइब करिए, जिससे और बच्चों तक भी यह कॉन्सेप्ट पहुंचे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है शोध एक ऐसा विषय है जो केवल गृह विज्ञान में ही नहीं है, ऑल ओवर सब्जेक्ट के लिए है, ऑल ओवर जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, सब में यह पेपर चलता ही चलता है। और अब तो इसको कंपलसरी कर दिया गया है हर बच्चे के लिए, चाहे वो हिंदी का बच्चा हो, इंग्लिश का बच्चा हो, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कोई भी बच्चे हैं, सबको एक ना एक कोई ना कोई केस स्टडी तैयार करनी ही तय करनी है। फिर आगे के लिए भी ये बहुत, जब आपको ये पता होगा रिसर्च क्या है, ठीक है, उसके चरण क्या है, उसके प्रकार क्या है, तभी तो आप उस पर कार्य कर सकते हैं। शोध प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है और जिसके लिए आपको चरण वाइज चरण मतलब नियमता चलना है, क्योंकि इसमें क्रमबद्धता होनी जरूरी है, इसमें वैज्ञानिक विधि होनी जरूरी है, इसमें फैक्ट्स होने जरूरी हैं, इसमें तथ्य होना जरूरी है, ठीक है, इसमें वस्तुनिष्ठता होनी जरूरी है, ठीक है, वस्तुनिष्ठता होनी जरूरी है, सत्यता होनी जरूरी है, वैधता होनी जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि आपको रिसर्च के बारे में सब कुछ पता हो। आई थिंक आपको ये लेसन, ये चैप्टर या ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे आप उसके बारे में लिख सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, हम उसको क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई जीवन के लिए बहुत आवश्यक है बच्चों। पढ़ाई ही एक ऐसा धन है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए पढ़ाई करते रहिए और जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं इनको जरूर पढ़िए, क्योंकि व्यक्ति, एक छोटा सा थॉट आपको हम बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य को लेके चलता है वही व्यक्ति सफल होता है, क्योंकि उद्देश्यहीन जो प्राणी होता है वो कभी सफल नहीं हो सकता है। तो जीवन में कुछ पाने के लिए जो अभी की एज है, अभी की उम्र है, इसमें आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा,
प्रारंभिक अवस्था में या आपकी जो जीवन की ये अवस्था चल रही है, जो पढ़ाई की अवस्था है, जो स्टडी की अवस्था है, इसमें अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपकी आगे का जीवन जो है सुगम और सरल हो जाता है। लेकिन अगर इस जीवन में, जब आप छात्र जीवन में या छात्रा के जीवन में है और उसमें आप आराम चाहेंगे, पढ़ना नहीं चाहेंगे, कार्यों को करना नहीं चाहेंगे, तो आगे जीवन में आपकी बहुत ही संघर्ष रहेगा। तो इसलिए आप पहले पढ़ाई करिए, इस चीज को समझिए कि पढ़ाई का जीवन में क्या उपयोग है, और फिर उस पर कार्य करिए जिससे आप एक अच्छा जीवन जी सके। शिक्षा एक ऐसा धन है जो व्यक्ति को एक अच्छा जीवन प्रदान करती है, इसको कोई आपसे ले नहीं सकता। थैंक यू सो मच।